अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। इमरान खान की सेहत और जेल सहूलियात से मुतालिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट आज सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इलाज के बावजूद इमरान खान की दाईं आंख की बीनाई सिर्फ 15% है। रिपोर्ट में फौरी आंख के मुआयने का मुतालबा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनका तिब्बी मुआयना जाती डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ या किसी माहिर डॉक्टर से भी कराया जा सकता है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बानी पीटीआई की एक आंख का इलाज पिम्स के डॉक्टर्स ने किया। तकरीबन 3 से 4 माह पहले इनकी दोनों आंखों की बीनाई बिल्कुल नॉर्मल थी। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि इमरान खान ने कई बार उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल को मुसलसल धुंधलाहट और नजर के मध्यम होने की शिकायत से आगाह किया, लेकिन जेल हुकाम की जानिब से इन शिकायत के अजाले के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। इलाज के बावजूद उनकी दाईं आंख की बीनाई महज 15% तक महदूद रह गई है। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि बानी पीटीआई की कैद तन्हाई और टीवी तक रसाई ना होने की वजह से उन्हें किताबें फराहम की जाएं। हिफाजत और सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कोई तशवीश जाहिर नहीं की। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि बानी पीटीआई ने बताया कि कंपाउंड के बाहर और इतराफ के तमाम इलाके मुसलसल निगरानी में है। मजबूरी तौर पर इमरान खान ने अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के बारे में किसी भी किस्म के खदशात का जो है वो इजहार नहीं किया। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक बानी पीटीआई तकरीबन सुबह 8:45 बजे नाश्ता करते हैं, 11:30 बजे से तकरीबन 1 घंटे तक कुरान मजीद की तलावत करते हैं और फिर महदूद वर्जिश जो है वो करते हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज बाइक और 2 9 किलोग्राम के वजनी डंबल भी शामिल हैं। रिपोर्ट में इमरान खान के सेल, सहूलियात, खाने पीने, सिक्योरिटी और दीगर मामलात के हवाले से भी बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई और बच्चों से राब्तों की सहूलियात देने का हुक्म जारी कर दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान को रोस्ट्रम पर बुलाया और कहा कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की जो रिपोर्ट्स हैं वो एक जैसी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि बानी इस वक्त स्टेट कस्टडी में है और इन समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि बानी पीटीआई को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाए। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने अदालत को बताया कि हम माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी पीटीआई को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। केस की समाअत के दौरान उन्होंने हिदायत की कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके बानी पीटीआई को माहिरीन तक रसाई और बच्चों से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलियात दी जाए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने यकीन दहानी कराई है कि 16 फरवरी तक आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई और बच्चों से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलियात फराहम कर दी जाएंगी और इसे अदालती हुक्मनामे का हिस्सा भी बना दिया गया है। आज इसी मामले पर सेनेट में जो है वो खासा एहतजाज भी हुआ। अपोजिशन ने सड़कों पर एहतजाज की जो है वो धमकी दे दी है। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पीटीआई को बानी पीटीआई को जो है वो उनकी एक आंख की 85% बनाई चली गई है और इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। पीटीआई ने कोर कमेटी का इजलास भी तलब कर रखा है। दूसरी तरफ पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनेद अकबर ने पार्टी कारकुनान और अवाम को कल यानी जुमे के बाद सूबे भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। जुनेद अकबर के मुताबिक नमाज जुमा के बाद खैबर पख्तूनख्वा के तमाम प्रेस क्लब्स के सामने भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अब इसके ऊपर जो है वो हुकूमत का भी जो है वो रिएक्शन आ रहा है। हुकूमत का ये कहना है कि जो बयानिया बनाया जाता था इमरान खान की सेहत के हवाले से और सहूलियात के हवाले से, वो जो बयानिया है वो भी गलत साबित हुआ है। और साथ ही साथ वजीर आजम के मुआविन खुसूसी सेनेटर राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि अपोजिशन इमरान खान की सेहत पर जो है वो सियासत ना करे। हुकूमत इस सारे मामले को जो है वो किस तरह से जो है वो देख रही है, इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। और दानियाल चौधरी पार्लिमानी सेक्रेटरी बलाए इतलात वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज भी कर रही है, सेनेट में भी आज इस पर जो है वो खासा उन्होंने जो है वो शोर मचाया कि हुकूमत ने सारे मामले को मिस हैंडल किया है। अगर उनकी आंख का मसला था तो इसको ठीक तरह से हैंडल नहीं किया गया, खानदान वालों से छुपाया गया। इन इल्जामात को किस तरह से देखते हैं आप? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जहां तक बात को या मामलात को छुपाने की बात है तो किसी चीज को छुपाया नहीं गया।
उनके जो डॉक्टर्स थे या जो उनकी टीम थी उनको ऑन बोर्ड लिया गया और ये एक रेगुलर चेकअप था। उसमें एक चीज सामने आई और उसके बाद आपने जो गवर्नमेंट का या जो मेडिकल का पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपने दे दिया इसके ऊपर। तो देयर वाज नथिंग सीरियस इन दैट। तो और उसके बाद जब उनको फर्स्ट टाइम भेजा गया तो उनके अच्छा। वकला और जो लॉयर्स थे उनको भी बता दिया गया था। अच्छा, लेकिन इसका मामले का जो बैकग्राउंड है वो ज़ाहिरी तौर पर वो जोड़ रहे हैं मुलाकातों की इजाजत ना मिलने से, और फिर जो उनके अपने मौलजीन हैं, जो अपने उनके डॉक्टर्स हैं, उनको रसाई ना देने पर। तो क्या वाकई आपको लगता है कि ये उसी का तसलसल है? जी। देखें, पहली बात कि एक चीज बड़ी क्लियर और कैटेगोरिकल हमने उस पे इनके साथ डिस्कस की थी और वो ये किया था, और बल्कि कोर्ट का ऑर्डर था कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं आएंगी, कोई ऐसी बातें नहीं आएंगी। आप ये नहीं हो सकता कि एक जेल में बैठा हुआ कैदी इंतशार फैलाए, वो जलाओ गिराओ की सियासत करे, तफरीक की सियासत करे, आग लगाने की बात करे और गवर्नमेंट हाथ के ऊपर हाथ बैठ के धरी रही बैठी रहे। तो उसको बड़ी मल्टीपल टाइम्स उसके ऊपर गवर्नमेंट ने पोजीशनिंग की, उनको समझाने की, बताने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट रेडी टू लिसन टू इट। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट और आपका कोर्ट्स की रूलिंग आ गई कि इस तरह की कोई चीज जो है उसको सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, व्हाट ही हैज बीन सेइंग फ्रॉम इनसाइड द जेल एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, आज जो मुल्क में हालात हैं, वॉर ऑन टेरर से लेकर जो दहशतगर्दी के हालात हैं, वहां से अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आए जाएं जो पाकिस्तान में तफरीक की बात करें, जो पाकिस्तान में नफरत की बात करें, अपने अफवाज के खिलाफ बात करें, पाकिस्तान में जलाओ गिराओ की बात करें, तो हुकूमत किसी तरह भी इसको अलाउ नहीं करेगी। Altaf Hussain did not even say half of what he's been saying and he was banned, and Imran Khan was one of those people who said कि इसको बैन किया जाए। तो इस तरह का रवैया जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, था और रहेगा। लेकिन अब उनकी जो अभी हेल्थ का इशू है, अब इसको किस तरह से अब आप देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का अब एक ऑर्डर आ गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज की कॉल भी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहा है कि हम वहां पर जो है वो एहतजाज करेंगे। तो अब आपको लगता है कि मौका हो सकता है कि फैमिली को, उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनको इजाजत दी जा सकती है या एतमाद में लिया जा सकता है? देखिए, अगर तो उनको लगता है कि उनकी एहतजाज, क्योंकि एहतजाज ये पहले भी कर चुके, एहतजाज इन्होंने तब भी किए कि जब हम मुल्क में अपने बच्चों की लाशें उठा के फिर रहे थे। ये एहतजाज तब भी किए जब हमारे जवान जो है अपनी जानें दे रहे थे बॉर्डर्स के ऊपर, शोधा रोज शहीद हो रहे थे, उनकी हमारी उनकी घर में रोज मातम का समा था। ये तब भी एहतजाज कर रहे थे। ये तब भी करते कि जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा था और हम जंग की सूरत में थे, उस टाइम भी ये इसी तरह की बातें कर रहे थे। एहतजाज और इनसे गवर्नमेंट जो है घुटनों पे नहीं आएगी। तो अगर ये किसी चीज को समझते हैं और जरूरी समझते हैं तो एक ही तरीका है, वो बह के बैठ कर बात करना, पार्लियामान को बालादस्त कहना और चीजों को नेगोशिएट करके आगे चलाना। हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं बात करने के लिए इस सूरत में और इनको तमाम चीजों में फैसिलिटेट करने के लिए कि अगर वो अंदर बैठकर इंतशार की बात ना करें, वो अंदर से इंतशारी मैसेजेस ना पहुंचाएं। लेकिन जो उन्होंने उनको कमिटमेंट्स की हैं, उनको दानियाल पूरा भाई, करें। उनको जो मेन शिकायत है ना, देखिए वो पॉलिटिकली तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेन शिकायत उनका केस इस वक्त जो है वो इमरान खान की सेहत का है, हेल्थ का है। और वो उसका कंपैरिजन जब नवाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम हुई थी तो उसके साथ भी जो है वो करते, वो देखे कहते हैं कि हमने तो उनको बाहर तक जाने की जो है वो इजाजत दे दी। तो यहां पर जो है वो इमरान खान की सेहत के मामले को जो है वो हुकूमत मिस हैंडल कर रही है। नहीं, बिल्कुल मिस हैंडल नहीं करी जी। इन्होंने सेहत के ऊपर पहले पूरा एक ड्रामा किया कि खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो गया है, अंदर ये हो गया है, हमें दिखाया जाए, रोना धोना कर रहे थे, फिर हमने मुल्क को आग लगाएंगे, बंद करेंगे। देखें, आप रिपोर्ट आपके सामने है, इट्स अ स्लाइट आई इन्फेक्शन एंड आई इशू व्हिच इज बीइंग एड्रेस्ड, और उनके डॉक्टर्स को भी मॉलेज को भी इजाजत दे दी जाएगी मिलने की जल्द ही, और उनकी अपनी टीम बेशक देखे। लेकिन अगर और लोग अगर ये समझते हैं कि और लोगों को मिलने की इजाजत दी जाए, तो फिर जेल मैनुअल के मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल दोस प्रिजनर्स हु आर इनसाइड। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी तभी जो जेल है वो इंश्योर कर सकेगा जब ये इसके ऊपर अंडरटेकिंग देंगे कि हम कोई इस तरह की हरकत चीज नहीं करेंगे जिससे मुल्क में इंतशार फैले, जिससे मुल्क में पाकिस्तानियों को या मुल्क के लोगों को गुमराह किया जाए, जहां से गलत स्टेटमेंट्स आई जाएं।
तो अगर ये बैठकर चीजों को पार्लियामान के जरिए हल करना चाहते हैं तो उनको दे हैव द वे आउट। और लेकिन ये जो उनकी शिकायत है, मेरे सामने तो रिपोर्ट है, अब जाहिर बात है उनका उस रिपोर्ट में सलमान सफदर का तो ये कहना है कि 85% जो है वो उनकी जो है वो बिनाई जो है, उनका जो विजन है वो चला गया है। और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि उन्होंने कई महीने हो गए कि उन्होंने जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट को जो है वो इसकी शिकायत की। इन मामलात को देखा जाना चाहिए अगर ये बातें दुरुस्त है। देखिए बिल्कुल देखा जाना चाहिए, उसके इनका एक रटना में प्रॉब्लम है, लेकिन जो फिगर्स और चीजें वो कह रहे हैं ये तो नहीं, लेकिन स्लाइड प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस किया गया है और अब वो ठीक भी हो रहा है, काफी हद तक ठीक हो भी गया है, हो भी रहा है। मैंने जिस तरह कहा कि गवर्नमेंट को किसी तरह से भी फैसिलिटेट करने के लिए तो जेल इंतजामिया जो है वो रेडी है, उनको सपोर्ट करने के लिए भी रेडी है, लेकिन अगर चीजों को वो ठीक या मफामत से लेकर चलें। अगर मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर वो यही अच्छा। बर्ताव रखेंगे, जहां अपनी अफवाज को गालियां दें, अपने शुहदाओं को मजाक उड़ाए, आप मुल्क को बंद करने की बात करो, आप मुल्क को आग लगाने की कॉल दो, तो फिर आई डोंट सी अ वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड तब ही है कि आप बैठकर मुज़ाकरात से चीजों को मफामत से आगे चलाएं और उसी मफामत से ही रास्ते निकलेंगे, उनके लिए भी, मुल्क के लिए भी और बेहतरी की तरफ भी जाएंगी चीजें। कि अगर वो उनको लगता है कि ब्लैकमेल और गाली गलौज से कोई रास्ता निकलता है, तो देन आई डोंट थिंक सो दे विल फाइंड हाँ। एनी सोल्यूशन टू इट। अच्छा, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी, पार्टी सेक्रेटरी बराए तलात और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान की सेहत के हवाले से आज जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, उन्होंने रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, वो रिपोर्ट भी सामने आई है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि ज़ाती मुआलिजीन को जो है वो रसाई दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन जो अपना ऑर्डर दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है वो डॉक्टर्स जो है वो माहिर डॉक्टर्स इस मामले को जो है वो फिर से देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ने भी यकीन दहानी कराई है कि वो देखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को वापस रिपोर्ट पेश करेंगे और ये 16 तारीख से पहले होगा। एक और जो ऑर्डर में चीज़ शामिल है वो ये भी कि जो इमरान खान के जो बच्चे हैं उनसे भी उनकी टेलीफोन पर बात करवाई जाएगी। अब इस सारे मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से देख रही है, इस पर बात करने के लिए शौकत यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शौकत यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट के मंदरजात आज सामने आए हैं और इमरान खान की सेहत के हवाले से इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त इन मामलात के हवाले से तशवीश क्या है? उन्होंने बहुत शुक्रिया। देखिए रहमान भाई, बहुत अफसोस की बात है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से इतना झूठ बोला गया। वफाकी वज़रा जो है वो गालिबन 24 तारीख को इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया था और उसके बाद मुसलसल झूठ बोलते रहे कि जी कुछ बात नहीं है। फिर 4-5 दिन बाद उन्होंने इकरार भी किया, फिर उसके बाद भी कहा कि जी उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अब इन सब वज़रा को मेरे ख्याल से इंसाफ के कटघरे में लाना चाहिए कि साबिक़ वज़ीर आज़म है और मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, उसकी आंख का मसला है और तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि कोई कह रहा है जी उनका विजन 15% रह गया है, कोई क्या कह रहा है। तो बड़ी तशवीश है वर्करों के अंदर भी। तो हुकूमत को एक ऐसे मौके के ऊपर फौरी तौर पे इमरान खान से, उनकी फैमिली को और शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं, उनके मालिज हैं, उनको जाना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए ताकि ये तशवीश का मामला खत्म हो। वरना ये हालात खराब हो जाएंगे। आई थिंक ये लोगों के अंदर बड़ा गम और गुस्सा है। देखिए आप पहले से मुल्क इतना मुश्किल में है, इनसे मुल्क चला नहीं जा रहा है, बीच में अगर इस तरह के हालात पैदा हो गए तो बहुत अजीब सी सूरत हाल बनेगी। मेरे ख्याल ये है कि फौरी तौर पे पहला काम ये करे हुकूमत कि मुलाकात पर पाबंदी खत्म करे इमरान खान से। और अब तो बहुत सारी चीजें सामने भी आ गई ना। ये तो झूठ बोलते रहे कि जी उनको तो पता नहीं कढ़ाइयां मिल रही हैं, मुर्गे मिल रहे हैं, कभी क्या कहते थे। लेकिन आज पता चला कि वहां पे तो जो कमरा उनको मिला है उसमें तो बस होती है और गर्मियों के मौसम में तो वहाँ कीड़े मकोड़े फिरते हैं। जो टीवी दिया गया वो चलता नहीं है, किताबें पढ़ने के लिए दिए नहीं जाते, कोई अखबारात कोई चीज। मतलब ये जो जेल मैनुअल है उसकी भी खिलाफ वर्जी है
और एक कैदियों के जो हकूक है वो तो कोई नहीं खत्म कर सकते ना। उसके मुताबिक भी उनको वो तमाम अच्छा। सहूलतें नहीं मुयसर है जो एक कैदी को होते हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत तशवीशनाक बात है। और इसमें जो लोग भी मुलविस हों, चाहे वो जेल सुपरिटेंडेंट हो, जो भी हो, हम्म। पंजाब हुकूमत हो, इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये इस तरह की इजाजत तो किसी को नहीं दी जा सकती ना। इमरान खान अगर अपनी मर्जी से भी जेल काट रहा है अच्छा। तो वो बहादुरी से ठीक। काट रहा है। उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हम्म। कैदी है और इसलिए उनको सजाएं हो रही हैं और उनको ऐसे इस हालत में रखा गया है। उसके पीछे पूरी कौम खड़ी है और वो इस मुल्क और कौम के लिए जो है वो इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। तो कौम देख रही है, अगर ये सूरत हाल रही तो हालात खराब हो सकते हैं। ले, राइट, लेकिन जो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है शौकत यूसुफजई साहब कि 16 तारीख तक वो फिर से रिपोर्ट जमा कराएंगे, जो मुआयना होगा, आप समझते हैं ये काफी नहीं है तहरीक इंसाफ की तशवीश को खत्म करने के लिए? देखिए, ये रिपोर्ट 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 ना खेला जाए। इमरान खान की सेहत का मामला है। अब तो ये चीजें सामने आ चुकी हैं। इसमें 16 तारीख हो, 15 तारीख हो, ये चीजें अब ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम किया, सलमान सफदर साहब को भेजा, उनको रसाई दी, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना। सिंपल ये बात है, जो चीज सलमान सफदर साहब ने कही कि जी उनकी जब फौरी तौर पे उनको उनका इलाज कराया है और ये भी कहा कि इलाज के दौरान उनकी फैमिली को इजाजत दी जाए, तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। आई थिंक ये तारीखें देने की बजाय उनके मालिजीन को भेज देना और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शौकत खानम के जो हम्म। मालजीन है, जो इमरान खान के अच्छा। जाती मालजीन है, उनको रसाई देनी चाहिए, बजाय इसके कि इन हालात के अंदर भी सियासत हो रही है और इस हुकूमत को खुश किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनको थोड़ा सा तगड़ा होना पड़ेगा और जो इंसाफ पर मबनी फैसले करने पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन ये तो खैर अदालती मामलात हैं, कानूनी रास्ते हैं जिस पर आप बात करें, लेकिन सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि कल एहतजाज का भी आप लोगों ने जो है वो ऐलान कर रखा है, तो उससे आपको क्या लगता है, क्या मकसद होगा उसका? देखिए, ये जो इस बार अगर एहतजाज शुरू हुआ तो ये एहतजाज खत्म नहीं होगा फिर। और इससे फिर जो है ना अच्छा। हालात खराब भी हो सकते हैं। इसलिए कि ये मैंने आपसे कहा ना कि जब तक इमरान खान जेल में था सबको पता था कि वो बहादुर आदमी है, वो अपनी जेल काट रहा है। लेकिन अब जब उनकी सेहत का मामला बीच में आ गया है तो लोगों के अंदर तशवीश है। इस दफा अगर लोग निकलेंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि कोई वापस चला जाएगा। इस वक्त देखें, सबसे अहम चीज ये है कि लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि लीडरशिप के ऊपर कितना प्रेशर है। जो एमपीएज एमएनएज वो अपने हलकों में फैसला नहीं कर सकते हैं इन सवालात को। तो हुकूमत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए हम्म। और सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। अगर ये सारी चीजें कंप्रोमाइज हो गई तो हालात खराब हो जाएंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कर्जों पे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा। कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही। हुकूमत के पास तो कुछ है नहीं आवाम को देने के लिए। इन हालात के अंदर भी ऐसे सूरत हाल हो हम्म। और ऐसी खबरें आ रही हो तो क्यों इस तरह कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश हो रही है? स्ट्रेट फॉरवर्डली कहे कि जी जाए, उनके मालिजीन जाए, इमरान खान से मुलाकात करे, वो आके बताए कि उनकी सेहत कैसी है। अब ये जो झूठे वज़रा हैं, झूठ अच्छा। बोलते रहे कि जी कुछ भी नहीं है, तो अब इस तरह की खबरें आना तशवीशनाक की बात है ना। ठीक। लेकिन इसमें देखिए, सारे मामले के अंदर इससे पहले जो मुलाकातों वाला इशू था और जाती मुआलजीन तक रसाई देने वाला भी जो है वो इशू है, उसमें हुकूमत बार बार मौक़िफ़ लेती है। वो कहते हैं कि कानून ये कहता है कि जेल मैनुअल के मुताबिक ही मुलाकातें होंगी। तो ये जो हुकूमत बार बार इस आर्गूमेंट को इस्तेमाल करती है, और चाहे वो मुलाकात का मामला हो, दीगर मामला हो, इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? क्या इसमें आपको कुछ वजन लगता है? रहमान भाई, मुझे बड़ी वो अजीब सा फील हो रहा है कि ये जो हुकूमत है इतनी डटाई के साथ झूठ बोल रही है और इतनी डटाई के साथ बातें कर रही है कि जैसे इनको कानून आइन का बड़ा पता है और जैसे कि बड़े रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ये कौन सा जेल मैनुअल है यार? किस कैदी से रोका जा सकता है मुलाकात, जबकि हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है? तो ये तो अदालतों के फैसले नहीं मान रहे हैं।
तो देखिए इस वक्त और कोई दूसरा इशू हमारे सामने नहीं आ सकता। एक ही इशू है कि इमरान खान से फौरी मुलाकात कराई जाए। जब तक उनके सेहत के हवाले से बात बाहर नहीं आएगी रहमान भाई, आप यकीन करें कि फिर जो है ना पछताना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं बहुत ज्यादा गम और गुस्से में हैं। हम नहीं उनको कंट्रोल कर सकते। ये मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत अगर अच्छा। दानाई का मुजाहरा करे तो फौरी तौर पे ही डॉक्टरों को उनको अलाउ करे, उनकी फैमिली को अलाउ करे मुलाकात के लिए। जेल मैनुअल में कौन सी मुलाकात में पाबंदी है? मतलब जेल मैनुअल के मुताबिक ही तो मैं बता रहा हूँ कि इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए। लेकिन इजाजत जब जब तक ठीक। इमरान खान की सेहत ठीक थी वो तमाम तकालीफ बर्दाश्त करते रहे। लेकिन ये मसला उनकी तकालीफ बर्दाश्त करने का नहीं है, अब तो उनकी जिंदगी का मामला है, उनकी सेहत का मामला है। तो इस पर कैसे कौम जो है वो खामोश रह जाएगी? इससे तो ये ना हो कि लोग जो है इनके घरों का रुख करें। ये बहुत खतरनाक बात है। मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे ग्रुपों के अंदर अच्छा। वर्कर जो है वो बड़े अपने लीडरों पे बड़े बरहम हो रहे हैं और उनको गैरत दिला रहे हैं। तो इस तरह मैं खुद ही, हम तो देखे हमेशा से हमने बात की है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान आगे बढ़े। लेकिन अगर हुकूमत ही नहीं चाहती है तो हम क्या कह सकते हैं? मतलब उनसे तो कर्जे लेने अच्छा। के अलावा तो इनके पास ठीक। और कोई रास्ता ही नहीं रह गया है। आवाम के पास, आवाम के लिए ना इनके पास कुछ है देने के लिए ना। तो क्या है इसमें? मुल्क तो तरक्की नहीं कर रहा है, मुल्क तो जाम हो चुका है, मुल्क की मईशत रुक गई है। आप देखें, आपके सामने है सारी हाँ। चीजें। इन हालात के अंदर भी अगर हुकूमत होश के अच्छा। नाखून नहीं ठीक है लेती है और ये कहती है कि जी हम तो जबरदस्ती एहतजाज को रोकेंगे, जबरदस्ती जी। जबरदस्ती एहतजाज को कब तक आप रोकते रहेंगे? कब तक आप गोलियां चलाएंगे? कब तक आप डंडे बरसाएंगे? देखिए ना, 2 3 4 दिनों के अंदर जो 8 फरवरी से पहले जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन लोगों को उठाया गया, तो उनके साथ क्या सलूक हुआ? अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सामने आ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है। लोगों में बहुत गम और गुस्सा है। मेरी तो यही वो है, हुकूमत से अच्छा। मुतालबा है कि ठीक। फौरी तौर पे सबसे राइट। पहला काम ये करे कि वो इमरान खान के जाती मुआलजीन को उन तक रसाई दे, वरना लोग बेकाबू हो जाएंगे। मैं यकीन से कह रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा ठीक। है। राइट, बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं तो बात होगी बांग्लादेश के इंतखाबात। इन इंतखाबात के हवाले से अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का जो अमल था वो मुकम्मल हो चुका है। इंतखाबात में 50 सियासी जमातें शरीक हैं, जबकि 12 करोड़ 70 लाख से जायद वोटर्स ने हक रायदही इस्तेमाल किया है। मकामी वक्त के मुताबिक जो पोलिंग थी वो शाम 4:30 बजे तक जो है वो जारी रही और अब इंतखाबी नताज आने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। 300 पार्लिमानी नशस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी समेत दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों के दरमियान ये मुकाबला है। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशस्तें जो है वो हासिल करना होंगी। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं। शेख हसीना वाजिद का गुज़श्ता साल तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा करने वाले जेनजी जो थे उन पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी जो है वो जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल है। तमाम पाबंदी के वजह से अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। अब इलेक्शन के हवाले से जो अवामी सर्वे किए गए उसमें बीएनपी और बांग्लादेश जमात इस्लामी की क़यादत में जो इत्तेहाद बना है इनके दरमियान सख्त मुकाबले की पेशगोई की गई थी। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में नौजवानों का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम है। इस मरतबा 44% वोटर्स जो है वो 18 से 37 साल के दरमियान है। 45,70,000 नौजवान जो है वो पहली बार वो अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद ये पहले आम इंतखाबात हैं और आपको याद होगा ये जो चेंज थी इसमें नौजवानों ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया था। अब बांग्लादेश में जो आज इलेक्शन का दिन है और अभी जो रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं इस हवाले से सूरत हाल क्या है, माजिद निजामी साहब हमारे साथ जो है पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं लेकिन इस वक्त ढाका बांग्लादेश में मौजूद हैं। इन इलेक्शंस को
कवर कर रहे हैं। माजिद निज़ामी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माजिद साहब, ये जो आज पहले तो जो टर्न आउट है, मैं उस हवाले से आपसे पूछना चाहता हूं। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अवामी लीग पाबंदी है उस पर, वो इसमें शरीक नहीं है। टर्न आउट में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है बांग्लादेश में इससे पहले जो इंतखाबात हुए हैं और आज जो पोलिंग हुई है? जी बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज इस वक्त जो अनऑफिशियल टर्नआउट सामने आ रहा है वो 60% से ज्यादा है। और दिन को जो अदाद-ओ-शुमार इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हुए थे, 2 बजे तक 48 तक टर्नआउट जो है वो पहुंच चुका था। तो इसका सादा सा मतलब ये है कि सुबह के वक्त में आवाम ने आकर अपनी राय का इजहार किया है। और अमूमी तौर पर गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस में जो सबसे बड़ी शिकायत होती थी वो ये थी कि वोटिंग प्रोसेस के अंदर लोगों को प्रेशराइज किया जाता था, बदसलूकी की जाती थी, और बाकी जो मामलात हैं धांधली के, बैलेट पेपर चोरी के, पोलिंग स्टेशन पर कब्जे के, वो उसके बाद होते थे। तो आज अगर हम नंबर्स पे नजर डालें तो ऐसे कोई बड़े वाकयात नहीं हुए। सिर्फ 3 हलकों के हवाले से वहां पर पोलिंग कैंसिल करने की एप्लीकेशन आई हैं। एक हलके में धींगा मुश्ती में एक उम्मीदवार जो है वो हेड इंजरी हुई है, उसके बाद उनका इंतकाल हुआ है। अच्छा। लेकिन अमूमी तौर पर जो तारिक रहमान है और जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने शाम को जो मीडिया को बयानात जारी किए हैं उसमें उन्होंने अमूमी तौर पर इसको एक कंट्रोवर्सी फ्री और बेहतर इलेक्शन करार दिया है। और दोनों ने इस बात पे जोर दिया है कि एक तो तारिक रहमान के मुताबिक वोटों की गिनती में ताखीर नहीं होनी चाहिए, और अमीर जमात इस्लामी ने भी ये कहा है कि हम वोटों की गिनती के वक्त भी पहरा देंगे ताकि इस जो मामले में कोई धांधली की शिकायत ना आ सके। अच्छा, लेकिन इसमें भाई साहब साथ ही जो है वो रेफरेंडम भी इसका हिस्सा है। एक तो उस हवाले से भी बताइएगा कि बुनियादी तौर पे मैं चाहता हूं जरा देखने वालों को पता चले कि उसका मकसद जो है वो क्या था। और दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये कि बहुत बात होती रही जब हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा गया और उसके बाद भी जो उनका इंडियन कनेक्शन था, जो इंडिया फैक्टर है, क्या वो इन इंतखाबात में किस हद तक जो है वो असरअंदाज हो रहा है और वोटर्स के लिए किस हद तक आपको इंपॉर्टेंट नजर आया? जी बिल्कुल। ये जो इंडियन फैक्टर की आपने बात की है, इसमें एक चीज जो हमें ग्राउंड पे देखने को मिली है वो ये है कि इंडिया के इन्फ्लुएंस के हवाले से बिल्कुल यहाँ पर मुज़ाहमत पाई जाती है। और इस बात पर नापसंदीदगी का इजहार किया गया कि शेख हसीना का जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ इस हद तक ज्यादा हो गया था कि बांग्लादेश के जो रियासती मुफादात हैं वो मुतासिर होना शुरू हो गए थे। तो ये इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। लेकिन जो इलेक्शन कैंपेन है उसका बड़ा और बुनियादी फोकस इंटरनल इश्यूज रहे हैं। इंडिया बिल्कुल इलेक्शन मुहिम में डिस्कस हुआ है इस हद तक के चूंकि वो अवामी लीग को सपोर्ट करता रहा है। लेकिन जो बुनियादी मामलात हैं जिनको मैं अब आपके सवाल के पहले हिस्से से कनेक्ट करूंगा वो ये थे कि यहाँ पर जो रिफॉर्म्स की बात की गई है और जिस मामले में रेफरेंडम हो रहा है, तो बुनियादी मामला ये था कि जब कोटा सिस्टम के ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे तो उसके बाद ये बात यहाँ पे हुई कि जो मामलात हैं गवर्नेंस के और गवर्नमेंट के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि जो सिस्टम है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। एजुकेटेड मिडिल क्लास हो, स्टूडेंट यूनियंस हो, या जिसको हम जेन जी कहते हैं, वो इससे परेशान थे। तो उन्होंने एक इसका रिजल्ट दिया और फिर एक नेशनल कंसेंसस कमीशन बना इंटरिम गवर्नमेंट में, जिसने ये सारी सिफारिशात तैयार की हैं। इसमें गवर्नमेंट के ढांचे में भी तब्दीली होगी, अदलिया, पुलिस, ह्यूमन राइट्स, उसके बाद गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस हैं। सेनेट का क्याम अमल में लाया जाएगा। सेनेट मौजूद नहीं है बांग्लादेश में। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेनेट जो है पाकिस्तान की तरह नहीं होगा कि यहाँ पर MP MNAs जो है वो लोग मुंतखब करेंगे, बल्कि इलेक्शन में मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर जमातों को सीटें मिलेंगी। यानी कि जिस जमात ने कम भी परफॉर्म किया वो भी सेनेट में जरूर पहुंचेगी। तो ये एक पूरा एजेंडा है जिसको इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि चूंकि दस्तूर में तब्दीलियां होनी है तो आने वाली हुकूमत जो है इसको प्रॉपरली करे, और उसके बाद फिर वो 180 वर्किंग डेज का एक टाइम दिया गया है। तो उसके अंदर ये सारी एक और चीज जी
क्योंकि जो हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो उस वक्त नौजवान खबरों में रहे, इनके प्रोटेस्ट, फिर इनकी अपनी पार्टी भी बनी और अभी इस वक्त जो नेशनल सिटीजन पार्टी है वो जमात इस्लामी के इत्तेहाद का हिस्सा है। ये पार्टी इस हवाले से जो है वो क्या राय है, और अभी तक जो ज़ाहिरी बात है जो एग्जिट सर्वेज मुझे नहीं मालूम, अब आप बेहतर तौर पर जो है वो उसमें बता सकते हैं, इनकी पोजीशन के हवाले से अभी तक इतलात जो है वो क्या हैं? जी, एनसीपी का रोल चूंकि उस पूरे प्रोटेस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट था और एनसीपी ने फिर दोनों जमातों से बात की, बीएनपी से भी और जमात इस्लामी से भी, और बीएनपी की जानिब से हैरानकुन तौर पर उन्हें कोल्ड शोल्डर मिला और इतनी ज्यादा सीट्स उनको ऑफर नहीं की गई क्योंकि वो इलेक्शन में नए हैं, नई सियासी जमात है, उनकी उम्र बहुत कम है, तो उन्हें एक तजर्बाकार शरीके कार की जरूरत तो थी। तो जब बीएनपी की जानिब से उन्हें कोई अच्छी डील या ऑफर नहीं दी गई और जमात इस्लामी ने उन्हें बड़े खुले दिल से वेलकम किया और 30 सीटें जो हैं उन पर उनके कैंडिडेट इस वक्त खड़े हैं जमात इस्लामी के अलायंस के साथ, और बाकी सीटों पे वो जमात इस्लामी को और दीगर पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो इस्लाहात और रिफॉर्म्स का एजेंडा है वो भी जमात इस्लामी ने ही एनसीपी के साथ मिलकर आगे बढ़ाना है, इसलिए हमें जमात इस्लामी के एजेंडे में रिफॉर्म्स के मुतालिक जो है वो बिल्कुल तवज्जो नजर आती है, लेकिन बीएनपी इस हवाले से बड़ी मोहतात है, बड़े कैलकुलेटेड बयानात दे रही है, तो इसलिए एनसीपी से यकीनन लोग जीतेंगे। अभी एक खबर ये भी आई है कि खुल्ला में जो उनके कैंडिडेट थे वो उन्होंने वहां से विक्ट्री हासिल की है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 30 के 30 लोग जीत जाएंगे, लेकिन जितने भी लोग होंगे वो असेंबली के अंदर अपना एक बेहतर किरदार अदा करेंगे क्योंकि रिसेंट पास्ट में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। अच्छा, और लास्टली ये जो पूरा प्रोसेस है आमतौर पर कितने वक्त में जो है वो अंदाजा हो जाता है कि कौन सी जमात जो है वो लीड ले गई है या इंतखाबी नतायज जो है वो उनकी कुछ शक्ल बनना शुरू हो जाती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे पाकिस्तान की तरह तो गिनती शुरू हो जाती है और बिल्कुल जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर चहमगोइयां और क्या सराइयां शुरू हो जाती हैं और फीसद के हिसाब से रिजल्ट बताया जाता है कि इतने पोलिंग स्टेशन पे फलां उम्मीदवार है, लेकिन इस हवाले से बीएनपी के जो इलेक्शन कमेटी के लोग हैं उनसे जो बात हुई तो उन्होंने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कहा कि कल फर्स्ट हाफ में हम आपको एक बेहतर कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। तो इसका मतलब ये है कि सारी रात रिजल्ट्स आते रहेंगे और कल सुबह जो है वो एक क्लियर पिक्चर होगी कि कौन आगे है। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ार साथ मौजूद थे और बांग्लादेश के इंतखाबात के हवाले से हमें बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। हुकूमत की सोलर पॉलिसी पर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया जा रहा है, लेकिन आज कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर बिजली अवैस लगारी ने इसका एक मरतबा फिर से दिफा किया। उन्होंने कहा कि सोलर मुल्क के पौश इलाकों में लगाया गया है, नेट मीटरिंग से मुल्क की इशराफिया फ़ायदा उठा रही है, नई रेगुलेशन का असर ज्यादा आमदनी वाले लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर रेगुलेशन से मुतालिक बातें हो रही हैं। नेट मीटरिंग से मुतालिक रेगुलेटर ने 5 बार रेगुलेशन में तब्दीली की और नेट मीटरिंग के 6 से 7 हजार सार्फिन हैं। आज कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उसने जो है वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी ने हुकूमत के इस पॉलिसी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि हमने सोलर एनर्जी की हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद किया और अब हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है। हुकूमत को मुखातिब करते हुए उन्होंने ये कहा कि आप अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं और अवाम को यह कह रहे हैं कि हमारी जो पॉलिसी हम बनाते हैं उन पर यकीन ना करो।
गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा की जानिब से सोलर के हवाले से नई रेगुलेशंस के इजरा का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए पावर डिवीजन को नजरसानी की अपील दायर करने की हिदायत की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो पावर डिवीजन है नेपरा को सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो है वो फौरी नजरसानी की अपील दायर करे ताकि मौजूदा जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा था कि सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,67,000 जो सार्फिन है उनका बोझ 3,76,00,000 से जायद जो नेशनल ग्रिड इस्तेमाल करने वाले हैं उनके ऊपर जो है वो ना पड़े। अब इस हवाले से पावर डिवीजन जामे लाहेमल तश्कील दे। हुकूमत ने जो फैसला लिया है वो तो फैसला लिया है, लेकिन एक तो ये कि ये सार्फिन जो है ये जो है वो हाउस होल्ड हैं और हुकूमत ने पहले इन्हीं लोगों की हौसला अफजाई की थी, लेकिन अब ये जो पॉलिसी चेंज है, जो एक निज़ाम बदला जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत शायद इसको डिस्करेज करना चाहती है कि आवाम जो है वो सोलर की तरफ जो है वो ना जाए। देखा जाए तो दुनिया भर में मुतबादिल ज़राए से एनर्जी के हसूल को फ़रोग दिया जाता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी कदर की जाती है, हुकूमतें इसके लिए सब्सिडीज भी जो है वो देती है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि अगर हुकूमत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और लोग अगर कोई इस तरह का जरिया इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हुकूमत उन्हें कोई सब्सिडी या फैसिलिटेट करे। लेकिन हुकूमती पॉलिसी ऐसा लग रहा है कि वो चाहती है कि जो तेल से बनी हुई बिजली है वही जो है वो खरीदी जाए, और ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पहले एक मरतबा जो है वो CNG की जो है वो इजाज़त दी गई थी और उसके बाद जो है वो पूरे का पूरा मामला जो है वो रिवर्स हो गया। लेकिन इस सोलर के मामले में कम अज़ कम हुकूमत को ये देखना चाहिए कि ये जो मामला है इस पर हुकूमत अपनी पॉलिसी वाज़े करे कि सोलर के हवाले से पॉलिसी क्या है, क्या इनको एनकरेज करना है या डिस्करेज करना है, और फिर जो भी फैसला हो वो उस पॉलिसी के मुताबिक जो है वो लिया जाए। आज के प्रोग्राम से इतने। मेज़बान रहमान अज़हर से दीजिए अल्लाह ने के बाद।